यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी के सेशन में हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। एंड गाइस, ये न्यूमेरिकल सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाइस हम लोग आज कुछ फास्टर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बिल्कुल भी टफ नहीं है। बहुत बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस गाइस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और गाइस एग्जाम टाइमिंग में आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ओके, सेकंड थिंग इज दैट कि गाइस अगर आप अपने रिवीजन कर रहे हो, अगर आपने थोड़ा एक बार पहले पढ़ लिया और आप अब अगर रिवीजन कर रहे हो या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई इस थोड़े से टाइमिंग में हम क्या क्या चीजों को स्टडी करें, सो गाइस पहले तो आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताई है, पहली चीज। एंड गाइस दूसरी चीज, आप प्लीज प्लीज एंड प्लीज जितने भी नोट्स हमने अपलोड किए हुए हैं आपके पोर्टल पर, गाइस रिपीट कर रहा हूं, जितने भी नोट्स हमने अपलोड किए हैं आपके पोर्टल पर, गाइस उन नोट्स को आप 100% पढ़ लो, ठीक है। अब गाइस आप वीडियोस को छोड़ दो, वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं या अभी देख रहे हो रिवीजन टाइमिंग में, नहीं गाइस अब वीडियोस क्रॉस लगा दो, वीडियोस नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे फोकस करना है। बिकॉज गाइस जो हमने नोट्स बनाए हैं या नोट्स अपलोड किए हैं, बहुत टाइम लगा है, बहुत दिमाग लगाया है। यानी यानी कि देखो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो सेमेस्टर 6 होता है उसके अंदर हमारा कंप्लीट फोकस नोट्स पर होता है, राइट गाइस। बिकॉज गाइस ये मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, सो हमारा कंप्लीट फोकस नोट्स पर होता है। एंड अगर थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है जैसे न्यूमेरिकल है अभी, तो उसके लिए हम एक दो वीडियोस बना देते हैं जो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। मेन फोकस आप बगैर अपने नोट्स पर रखो, जितने भी नोट्स हमने अपलोड किए हुए हैं। एक बात, दूसरी चीज, अगर कोई नोट हमने अपलोड नहीं किया हुआ, अगर कोई टॉपिक है हमने वो स्किप करा है, तो दिमाग में रख लो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी होता है क्या है कि हम लोगों को ऐसा लगता है एज स्टूडेंट कि यार रीडिंग में ना ये टॉपिक है, 12 टॉपिक्स हैं, सर ने सिर्फ 8 टॉपिक रखे हैं या 6 टॉपिक डिस्कस किए हैं, 6 टॉपिक, कुछ टॉपिक छोड़ दिए। सो होता क्या है कि आप लोग ना छोड़े हुए टॉपिक की तरफ जाते हो, उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर फंसते हो, देन मतलब परेशान होते हो, और जो टॉपिक डिस्कस किए हुए होते हैं या नोट्स बनाया के आपको दे रखे होते हैं उन टॉपिक्स को आप नहीं पढ़ते हो। होता क्या है पेपर में, क्वेश्चन जो आता है गाइस, क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से आता है जो हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। या दिमाग में रखना, हमने अगर कोई नोट्स आपके लिए अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो गाइस उसके अंदर वही सब चीजें डिस्कस की गई जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा रहते हैं। सिलेबस के पॉइंट से एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं बट सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज प्लीज एंड प्लीज नोट्स को अच्छे से एनालाइज करो, जितनी भी चीजें वहां पर है सबको अच्छे से देखो, ठीक है। अगर कोई चीज वहां पे हमने डिस्कस नहीं करी है नोट्स में या वीडियोस में, अगर कोई चीज हमने छोड़ दी है, इसका मतलब वो है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ठीक है गाइस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी पास्टर से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 2019 का क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूं, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते, ठीक है। तो ये गया आपका पास्ट ईयर, आई थिंक ये तो दूसरा पेपर आ गया है, वेट, यस, हाँ जी गाइस ये आपका पास्ट ईयर पेपर, ठीक है। आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पास्ट ईयर पेपर। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। सो ये सब चीजें गाइस, ये तो आपको पता ही है, मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये सब चीजें डिस्कस हुई हुई है। फर्टिलिटी रेट इन अ सोसाइटी नोट्स में डिस्कस हुआ हुआ है। ये गारंटी है गाइस, क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन करने, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी 5, तो ये गारंटी का जो 5 क्वेश्चन है ना आपको हमारे नोट्स में से मिल जाएंगे। प्लीज नोट्स को अच्छे से स्टडी करना। चलो जी अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यस गाइस, गाइस ये क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहते हैं सपोज दैट राकेश एंड शीला आर द हेड्स ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली मेकिंग देयर फर्टिलिटी डिसीजंस। फॉर सिंपलिसिटी अज्यूम अवे जेंडर बायस एंड इश्यूज ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल। द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दे रखी है, बेसिकली ये दे रखा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऑब्वियस बात है, राकेश एंड शीला हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और वो बेसिकली नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डिसीजन लेना कि कितने होने चाहिए। एक बात अपने दिमाग में रखना, some of the people just confirm that कि भाई उनके हिसाब से जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं वो इंश्योरेंस होता है, राइट, समझना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होता है, नहीं अगर किसी के यहाँ पे
एक बच्चा है या दो है या तीन है, वो इंश्योरेंस होता है। अब आप एक चीज ध्यान करो या वो सोचो कि रूरल एरियाज में क्यों बच्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्यों बच्चे ज्यादा होते हैं और अर्बन अर्बन में कम होते हैं, या जो अब जो जनरेशन आ रही है वो कम बच्चों वाली आ रही है, जिसमें एक फैमिली में कम बच्चे हैं, और जो पहले की जनरेशन थी वो ज्यादा बच्चों वाली जनरेशन थी, ठीक है। क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले की साइकोलॉजी थी कि जितने ज्यादा बच्चे उतना ओल्ड एज में इंश्योरेंस, ठीक है, ओल्ड एज में इंश्योरेंस। ये टॉपिक थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में भी है। थ्योरी में भी डिस्कस हो चुका है एंड न्यूमेरिकल में अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें, लेकिन अब रूरल एरिया में तो आसान है, बच्चों को पालना बहुत इजी होता है, बिकॉज हर चीज, जैसे हम लोग रूरल एरिया में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, तो वहां पे इजीली चीजें मिल जाती हैं, खाना पीना बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ता होता है, तो इजीली हो जाता है, लेकिन उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। मतलब सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टोटल बेनिफिट्स पर और कॉस्ट पर, ठीक है, टोटल बेनिफिट एंड, अब देखो यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट लिखी है, एडिशनल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, टोटल बेनिफिट लिखा हुआ है, लेकिन टोटल बेनिफिट के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है हर एक बच्चे से बेनिफिट जो बढ़ेंगे और हर एक बच्चे से जो एडिशनल कॉस्ट फेस करने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देखे, एक बच्चे पे, दो पे, तीन पे, एंड ये चार पे, पांच पे, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यहां से गाइस, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड राकेश एंड शीला हैव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर नेट बेनिफिट, ठीक है, नेट बेनिफिट मैक्सिमम होना चाहिए भाई, कितने बच्चे नॉर्मली होने चाहिए। तो बहुत इजी सी बात है, आप इनका मार्जिनल बेनिफिट निकाल लो, जैसे इसका 500 ही आया पहले का, इसका 250 आया, मतलब मैं आपको बता देता हूं, देखो ऐसा होगा कि आपको मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल बेनिफिट एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए, मार्जिनल बेनिफिट या तो बराबर हो और एटलीस्ट ज्यादा होना चाहिए, अगर मान लो कम होता हुआ दिख रहा है तो रुक जाएंगे हम लोग, समझ में आ रही है मेरी बात आपकी। जब तक ये सिचुएशन रहेगी तब तक फैमिली के अंदर बच्चे होते रहेंगे, ये टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद जब ये कंडीशन ये बराबर आ जाएगी बस, तो वो चीजें रुकेंगी, और जहां लगेगा ना कि मार्जिनल बेनिफिट कम होने लगा, तो गाइस वहां पे क्रॉस लग जाएगा, ठीक है, अब बच्चे नहीं होंगे, ठीक है बेटा, मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। तो देखो ये, उसके बाद में आई थिंक ये 90 आएगा, ठीक है, आप देखिए 90, यानी पहले जो बेनिफिट बढ़ा वो 250 का बढ़ा एकदम से, फिर 250 के बाद में सीधे सिर्फ 90 का बेनिफिट बढ़ा, एंड उसके बाद में जो बेनिफिट बढ़ा है वो 50 का बेनिफिट बढ़ा है, अच्छा जी 50 का बेनिफिट बढ़ा है, एंड आफ्टर दैट 40 का, 20 का, 10 का बेनिफिट बता रहा हूं मैं आपको, एंड 0 का, ठीक है। अब आप गए इसी चीज से अंदाजा लगाओ कि मार्जिनल बेनिफिट जो हैं वो कहां से खराब होते हुए आए हैं, ठीक है। आप ये सोचो कि अगर एडिशनल कॉस्ट ऑफ एडिशनल चाइल्ड अगर ज्यादा होगी तो वो नुकसान होगा उन लोगों का जिन्होंने इस पर्पज से, मतलब बच्चों की क्वांटिटी ज्यादा रखी थी कि भाई हमारा इंश्योरेंस होगा और हमारा बेनिफिट ज्यादा बढ़ेंगे। तो आप देखो कौन से वाले पॉइंट पर खराब हो गई चीज है, यहां तक सही था, ठीक है, यहां तक सही है, ये चीज ज्यादा है, ये भी चीज ज्यादा है, बट यहां पे खराब हो गया, यानी जैसे थर्ड चाइल्ड हुआ, तीसरा बच्चा जैसे हुआ, वैसे कि एडिशनल कॉस्ट जो है मार्जिनल बेनिफिट से ज्यादा हो गई, इट मींस व्हाट, सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, ठीक है। सो आपको इसको कहानी में थोड़ा सा लिखना है, या आपको लिखना होगा कि एट दैट इस सिचुएशन में ईच फैमिली जस्ट थिंक अबाउट दैट कि भाई उनके जो बच्चे हैं वो उनके लिए इंश्योरेंस है, एंड उनको पालन पोषण करने के लिए, उनको बच्चे को पालने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगी, तो वो हमेशा कॉस्ट को, एडिशनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को कंपेयर करेंगे, और एक सिचुएशन रहेगी कि मार्जिनल बेनिफिट जो होगा वो एटलीस्ट मोर होगा मार्जिनल कॉस्ट से। अगर ये सिचुएशन कंडीशन चलती रहेगी
तब तक नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ते रहेंगे। जहां नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जहां मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट बराबर हुआ वहां चीजें रुक जाएंगी, और जहां मार्जिनल बेनिफिट कम हो गया वो क्रॉस लग जाएगा। क्रॉस का मतलब होता है कि नहीं नहीं उतने वो वाला बच्चे होगा ही नहीं, उतने बच्चे होंगे नहीं। तो जनरली इस न्यूक्लियर फैमिली में, इस फैमिली के अंदर दो ही बच्चे होंगे, ओनली 2 चिल्ड्रन, बिकॉज ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाला सिस्टम है कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये इजी सी बात थी, कुछ टफ नहीं था। आगे हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब गाइस इसका ये बी पार्ट हम इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है आपसे, बी पार्ट कहते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। नाउ consider another identical nuclear family with Mohan and Rita as the heads. Rakesh and Mohan are brothers and the two couples form a joint family. Both couples have exactly the same cost and benefits of having children as in the table. Same है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन सेम है। ठीक है, एक फैमिली दूसरी फैमिली और आगे दोनों ब्रदर्स हैं। Now suppose that 50% of a cost of upbringing of each child can be passed on to the other family. यानी जैसे अब जैसे एक फैमिली है, राकेश वाली फैमिली है, तो उनको पता है कि अब 50% जो कॉस्ट है वो अदर फैमिली पे चली गई। ऐसे उनको पता है कि 50% कॉस्ट इन वाली फैमिली पर आ गई। ठीक है, राकेश एंड मोहन एक दूसरे पर 50-50% कॉस्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ईच कपल डिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कपल। ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आपके माइंड में आ रहा है कि भाई ठीक है वो दोनों म्यूचुअली बैठ के बात कर लेंगे कि भाई 50% कॉस्ट तुम्हारी मेरे पर आ रही है, मेरी तुम्हारे पर आ रही है, तो डिसीजन ले लेते, दो दो बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं होता गाइस। ठीक है, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिपेंडेंट डिसीजन हैं। राइट, इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब क्या है, एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ऑफ द अदर कपल एंड इज बेस्ड ओनली ऑन इट्स ओन वेलफेयर। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपना वेलफेयर है, अपने खुद को मैक्सिमाइज करना है। Now how many children will each couple have? ठीक है, अब गाइस एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा कर देता हूं कि 50% जो कॉस्ट है वो ट्रांसफर हो गया, मैं अगर जस्ट आपको यहाँ बता दूं 50% कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है दूसरे कपल पर। तो अगर मैं एक की बात करूं, एक फैमिली की बात करूं तो जो कि इंडिपेंडेंट है, मार्जिनल बेनिफिट रिमेन सेम, उनको कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट ये मार्जिनल कॉस्ट बदल जाएगी। अब ये कितनी हो जाएगी, 50-50-50। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बताओ वही सेम सिचुएशन कब तक बच्चे होते रहेंगे फैमिली में, जब तक ये वाली सिचुएशन चलती रहेगी। क्या ये भूलना मत। ठीक है, सो 50-50-50 यहां तक सही है, पहला बच्चा कोई बात नहीं, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, क्योंकि मार्जिनल बेनिफिट 90 और मार्जिनल कॉस्ट 50 है। फोर्थ वन आते हैं तो 50-50 आ जाती है, मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, इतना भी चलेगा। लेकिन जहां फिफ्थ चाइल्ड की बात आई तो बेनिफिट 40 हो गया, कॉस्ट 50 हो गई, तो यहाँ पे रुक जाएगा मामला। ठीक है, सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, राइट गाइस। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, अंदाज से। ठीक है, तो कुछ टफ नहीं था। अच्छा, बात आती है कि सर कैसे एक्सप्लेन करना, तो बेटा जो मैंने शॉर्ट में टेक्निकल बता रहा हूँ ना आपको, आप ऊपर ये ग्राफ, ये जो है ये ग्राफ भी बना सकते हो, चाहो तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट इधर मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ। अगर ये अगर जैसे हम लोग अगर बना लें, कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, सो यहाँ पे आया हमारा मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट नो डाउट रिमेन सेम, 100 अब 50 पर, पहले 100 पे थी, अब 50 पर है। ठीक है, मार्जिनल बेनिफिट जो है वो कम होते जा, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ यार। फिफ्टी, ठीक है, एंड वो कम होता जाएगा। ठीक है, कहां पे बात आके रुकेगी, यहां पे बात आके रुकेगी।
मतलब अब मान के चलो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर, मतलब शॉर्ट में डायग्राम बना दो, ठीक है। और आप एक टेबल भी बना देना, यहाँ पे प्रूफ करना है कि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द बेसिकली फैमिली, फैमिली का जो प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन है, प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन विल कंटिन्यू, फॉर चिल्ड्रन will continue until MB is weekly more than MC, ठीक है। and they will stop when marginal benefit is less than marginal cost, ठीक है। एक सिचुएशन के बेसिस पे बोला जाता है ये वाला चिल्ड्रन नहीं होगा, ठीक है, इससे जो एक ऊपर रहेगा वही वाला होगा, ठीक है। वो जस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। थोड़ा सा गाइस यहाँ पे थियोरेटिकल व्यू भी दे देना, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी भी बता देना कि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्यों डिसीजंस लिए जाते हैं, बिकॉज वो इंश्योरेंस होता है, ठीक है। इस चीज को गाइस अपने अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में उन्होंने एक चीज आपसे और पूछी है, दैट इज does the family choice, does the fertility choice differ in above cases? एक सिंपल सा लॉजिक आप सोचो, जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो फर्टिलिटी चॉइस होती है वो मोस्टली डिफरेंट रहती है, ठीक है। देखो रीजन, क्वेश्चन में अगर आप एक चीज पढ़ते हो तो उन्होंने एक चीज यहाँ पे बोली है, इधर अगर आपने ध्यान दिया हो, ईच कपल डिसीजन, बहुत बड़ा आ गया तो छोटा कर लेते हैं इसको, each couple's decision is independent of the other couple and is based only on its own welfare। तो जब इन्होंने खुद बोला कि भाई अपने वेलफेयर पर हैं तो फर्टिलिटी चॉइस यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेटली रहेगी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा एक एक इट डिपेंड्स ऑन द वुमेन बायोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। वो एक बायोलॉजिकल कंडीशन पर चीजें डिपेंड करेंगी कि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फर्टिलिटी चॉइस कंप्लीटली बायोलॉजिकल इशू है, नॉट अ बेसिकली डिसीजन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। इस टाइप के डिसीजन का पार्ट ये है ही नहीं, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। रही बात इसके, थोड़ा सा थ्योरी में आप बता देना इसको, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी में आप बता दोगे तो काफी सपोर्टिव रहेगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं ले आता हूं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग जैसा मैंने आपको बताया था ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेरिस्टेडारो मॉडल ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, गाइस 100% इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये थ्योरी भी मान लो, इसकी न्यूमेरिकल भी मान लो, अभी इसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा मैं इसका, ठीक है। ये सब नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। ये सब डायग्राम वगैरह बनाए, बड़े गंदे गंदे से डायग्राम है, ठीक है। देखो गाइस ये भी डिस्कशन हुआ है ना क्रेडिट वाले में, लेंडर्स एंड पोटेंशियल बायर्स, ठीक है। गाइस ये क्रेडिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बताई थी, ठीक है। एंड गाइस देखो जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा ना वाले, जो अब नोट्स में जाओगे ना, यहाँ तो चलो थोड़ा सा वियर्ड लैंग्वेज में दिख रहा होगा, नोट्स में आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में दिखेगा, ठीक है। गाइस ये सारे फॉर्मूला इस्तेमाल हुए हैं, बहुत वही फॉर्मूला जिनका न्यूमेरिकल भी आया हुआ, ठीक है। ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस ये सब चीजें डिस्कस हुई हुई हैं, आप प्लीज एक बार जरूर देखिएगा नोट्स को, ये अच्छा जनरल लेवल पे, ठीक है। शो दैट इन एन इकोनॉमी विद एक्सटेंसिव पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट क्रॉप इंश्योरेंस, एज इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हुआ है आपसे, फिक्स्ड रेंट टेनेंसी मस्ट बी डोमिनेंट इररिस्पेक्टिव दिस एंड दिस, ठीक है। रिस्क अवर्स और रिस्क न्यूट्रल वाला कंसेप्ट डिस्कस हुआ हुआ है, अब एक बार जरूर देखिएगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो मुझे अभी आपसे डिस्कस करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पास्ट ईयर उस रीडिंग का बैक क्वेश्चन भी है, ठीक है। दिस इज आल्सो द रीडिंग बैक क्वेश्चन, ठीक है। रीडिंग बैक क्वेश्चन भी है गाइस। अब जरा ध्यान से पहले सुन लो क्वेश्चन को, फिर समझ लो। देखो बेटा क्वेश्चन किस थ्योरी पर बेस्ड है। क्वेश्चन ये कहता है, जैसे मैं आपको पहले रीड भी करके बता देता हूँ, कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिफॉल्ट रिस्क फॉर वेरियस लोन साइजेस इन एन इनफॉर्मल रूरल क्रेडिट मार्केट, ठीक है। Suppose that the rate of interest in this market is 18% per year and that in the formal sector with no default 10% per year। देखो एक चीज समझना, क्रेडिट मार्केट के अंदर या अगर हम बात करें रूरल क्रेडिट मार्केट के अंदर या फिर क्रेडिट मार्केट के अंदर, दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं। एक वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस इंटरेस्ट रेट पर
जो इंटरेस्ट रेट इनफॉर्मल मार्केट पे होता है जहां पे डिफॉल्ट रिस्क की पॉसिबिलिटी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक वो इंटरेस्ट रेट होता है जो इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट का होता है और जहां पे डिफॉल्ट रिस्क की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और एक जस्ट इंटरेस्ट रेट होता है जो फॉर्मल मार्केट का होता है जहां पे डिफॉल्ट रिस्क की पॉसिबिलिटी होती होगी, लेकिन अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि भाई नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होती, होती होगी भाई, लेकिन अभी के लिए अज्यूम का करना है देयर इज नो बेसिकली डिफॉल्ट रिस्क। इतनी बात समझ में आती है? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। बस उन्होंने बस टेबल दे दी और उन्होंने बताया यहाँ पे लोन साइज है, ठीक है, यहाँ पे बेटा लोन साइज है। और ठीक है, अब अब ये टेबल देखना है यहाँ पे। एक तो लोन साइज दे रखा है इन्होंने हमें यहाँ पे 50 to 99, 100 to 149, 150 to दिस यहाँ तक, ठीक है। और ये लोन्स डिफॉल्टेड दे रखा है, लोन्स डिफॉल्टेड। अगर हम इतना लोन साइज रखते हैं तो 5 है, इतना रखते हैं तो ये, इतना रखते हैं तो ये, जैसे इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है। अब वो कहते हैं क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम लोन साइज, calculate the maximum loan size that will be offered in the informal rural credit market। लोन साइज बताना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब देखो सिंपल लॉजिक है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, राइट साइड वाला इसे मैक्सिमम बोलेंगे, ये वाला इसे मिनिमम बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमें पता करना है जो राइट साइड वाला है ये कौन सा वाला अमाउंट है, ठीक है। इनमें से जो मैक्सिमम लोन साइज है जो इनफॉर्मल रूरल क्रेडिट में दिया जाएगा, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हमें क्या क्या है हमारे पास। जो लोन अमाउंट नहीं बताया, लोन अमाउंट नहीं बताया तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से। दो इंटरेस्ट रेट बताया, चलिए ठीक है, सॉल्व कर देगा जिसको हम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। फोर्थ का बी पार्ट है 2019, ठीक है बेटा। एक एक करके बात कर लेते हैं। दो इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं, एक आई मान लेते हैं, आई का मतलब मान लेते हैं इनफॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इन मतलब इनफॉर्मल मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और आर मान लेते हैं फॉर्मल मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना गाइस, यहां पे डिफॉल्ट का रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क है, और यहाँ पे नो डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ओके, लेट सपोज लोन अमाउंट, जस्ट एज्यूम दैट जो रीपेमेंट अमाउंट होता है, मतलब अब समझो, एक तो उनकी इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना, तो हम जो अमाउंट मान लेना, लेट सपोज दी अमाउंट, उससे हम एग्जांपल एल मान लेते हैं, ठीक है। लोन अमाउंट को हम एल मान लेते हैं, राइट। अब उन्होंने बोला है कि भाई क्या मैक्सिमम अमाउंट रहेगा जो मतलब रखा जाएगा, या जो मतलब आपको लोन साइज है जो मैक्सिमम दिया जा सकता है इन इनफॉर्मल रूरल क्रेडिट मार्केट में। लोन अमाउंट ने बोला, एक बार मैं पढ़ लेता हूं क्या उन्होंने बोला है। दे आस्क्ड लोन साइज, मैक्सिमम लोन साइज, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम लोन साइज, तो बस ये वाला अमाउंट बताना है कौन सा होगा इसमें से, ठीक है। चलिए, तो फॉर द मैक्सिमम loan size that will be offered in rural credit market, मतलब डिसीजन लेंगे ना हम यहाँ पे। तो गाइस इसके लिए करना क्या होता है, आपको बेसिकली कंपैरिजन करना होगा बिटवीन टू अमाउंट्स, रिपेमेंट अमाउंट इन द इनफॉर्मल मार्केट वाला और एक फॉर्मल मार्केट वाला, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, कंपेयर दी एक्सपेक्टेड रिटर्न, थोड़ा टेक्निकल फॉर्मूला अलग होगा इसका, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ मार्केट्स, और उसके बेसिस पे अब हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। पहले ये डिसीजन ले लेंगे कि दोनों मार्केट्स का अलग अलग कितना कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, लोन अमाउंट। तो लोन रीपेमेंट इन इनफॉर्मल मार्केट
तो उसका फॉर्मूला होता है जनरल टेक्निकल फॉर्मूला, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके नोट्स में सब कुछ है, ठीक है। नोट्स में फॉर्मूला होता है एल इंटू प्रोबेबिलिटी। अच्छा यहाँ पे हम पी जो हमने माना है ना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्वेश्चन में आप चीज ध्यान दीजिएगा। ये इन्होंने शायद यहाँ पे बताया नहीं है टेबल में, बट दिस इज द प्रोबेबिलिटी लोन्स डिफॉल्टेड, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ठीक है बेटा, दिस आर दी प्रॉब, डिफॉल्ट होने की प्रॉब ये है 5%, 10%, 20%, ठीक है। डिफॉल्ट होने की प्रॉब यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, टेबल दे रखी है, गिव डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। गाइस ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब आप सोचोगे ऐसा मुझे क्यों पता है। गाइस ये जो क्वेश्चन है ना आपका रीडिंग बैक क्वेश्चन है, तो वहां पे पूरा डिटेल में दे रखा है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलिए जी, ये प्रॉब है, तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूले में प्रॉब ऑफ नॉट डिफॉल्ट, प्रॉब ऑफ रिपेमेंट, ठीक है, पे करने की प्रॉब। जैसे डिफॉल्ट होने की प्रॉब कितनी है 5%, तो डिफॉल्ट नहीं होने की प्रॉब कितनी होगी, हाँ जी 95%, इंटू 1+ का वाला इंटरेस्ट रेट जो हमारा इनफॉर्मल मार्केट का था, कौन सा था वो आई, और वो कितना दे रखा है जी यहाँ पर क्वेश्चन में, अगर हम देखें यहाँ पे ये आपका दे रखा है इनफॉर्मल मार्केट का 18%, फॉर्मल मार्केट का 10%, ठीक है। इनफॉर्मल मार्केट का 18%, इनफॉर्मल मार्केट का 10%, ठीक है बेटा। ये 2-3 चीजें दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। सो दिस इज आई, ठीक है, ये अमाउंट है जी हमारा रखा मैंने, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। एल तो एल रखते हैं, प्रॉब ऑफ रिपेमेंट, अगर जाना ना दिस इज आल्सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया इसको 0.95, 0.95 एंड दिस इज 1 प्लस 0.18, ठीक है। L इंटू 0.95 1.018, ठीक है गाइस। अच्छा इसको अब सॉल्व कर लो, आप अगर कैलकुलेट कर लो, मैं गाइस इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, वेट। ओके गाइस मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। गाइस मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो आप भी एक बार कैलकुलेट कर लेना, बट जो मैंने जल्दी से कैलकुलेट किया, आई थिंक ये 1.12 कुछ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 1.121 एल आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा लोन अमाउंट आ रहा है, जिससे मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दी, ध्यान रखना रिपेमेंट अमाउंट है। रिपेमेंट अमाउंट का मतलब जो मतलब आफ्टर सम टाइम मुझे दिया जाएगा, गिवन दैट कि यहाँ पे भाई डिफॉल्ट होने के चांसेस है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रिटर्न की बात करूं कि भाई एक्चुअल में मुझे रिटर्न कितना मिला, रिटर्न ऑन इनफॉर्मल लोन, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इनफॉर्मल लोन में मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है बेटा। अगर ध्यान रखना ये हम लोग फर्स्ट वाले का चेक कर रहे हैं, 5% वाले का, ठीक है, फर्स्ट वाले का चेक कर रहे हैं। अब आगे क्या ऐसे आपको चेक करने जहां तक हमें जरूरत पड़ेगी गाइस, वो है ऑब्वियसली बात है रिपेमेंट अमाउंट, जो भी अमाउंट दिया जा रहा है, एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इनटू 100, तो दिस इज 1.121 एल माइनस का एल, एल मतलब वही लोन अमाउंट इनटू 100। तो अगर उसी हिसाब से हम देखें इसको, तो ये हो जाएगा 0.121 एल इंटू 100, तो समहाउ इट इज 12.1%। वो देखो एल तो रिटर्न हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा कि वो इतना रिटर्न मिल रहा है, सो दिस इज 12.1% रिटर्न ऑन द इनफॉर्मल लोन, ठीक है गाइस, रिटर्न ऑन द इनफॉर्मल लोन। अब मैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूं, तो इनफॉर्मल वाले मुझे जो प्रोवाइड कर रहे हैं रिटर्न एक्सपेक्टेड, मतलब डिफॉल्ट होने दो, डिफॉल्ट होने दो, उसके बाद भी जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 12.1%, राइट गाइज। और मुझे फॉर्मल वाले क्या ऑफर कर रहे हैं 10%। यही से डिसीजन होगा गाइज, क्या आगे जाने की जरूरत है मुझे। आगे टेबल में देखो इतना सारा दे रखा है, टेबल में क्या मुझे ये
ये चीज देखने की जरूरत है? आगे आगे तो चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, शुरू में पता लग गया मेरे को। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस कि मैं बेसिकली कहाँ इंटरेस्टेड हूं, टू प्रोवाइड आवर बेसिकली आवर अमाउंट इन दी इनफॉर्मल मार्केट। ठीक है, इन दी इनफॉर्मल मार्केट। क्यों? देखो, रिटर्न इन द फॉर्मल मार्केट, जो इनफॉर्मल मार्केट वो 12.1% है एंड फॉर्मल मार्केट के अंदर 10% है। एक काम और कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को और चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को हम और चेक कर लेते हैं, इसको सेकंड वाले को। ठीक है, सेकंड वाले को मैं और चेक कर लेता हूँ। 10% है बस इसका। मैं थोड़ा टेक्निकल करूंगा, मैं इसको मैं काम करता हूँ 10% वाले को ना इधर ही ध्यान रखता हूँ, बस कुछ नहीं करना। 10% में बस यहाँ पे 90, बस यहाँ पे 90 आ जाएगा, बस यहाँ पे 90 आ जाएगा, चीजें तो वही आएंगी। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ सेकंड वाला, बस कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 10% में 0.9 आ जाएगा, एल आ जाएगा एंड 1.18 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना फर्क आएगा। कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं इसको, आप भी कर लो गाइस। तो ये आ गया 1.062 एल। ठीक है, ये आ गया लोन अमाउंट विच इज रिपे। एंड मैं रिटर्न की अगर बात करता हूं तो रिटर्न कितना आ गया जी, 1.062 एल माइनस का एल इंटू 100, तो ये हो गया मेरा 0.062 इंटू 100। वो एल इसलिए लगा क्योंकि वो अमाउंट है, तो ये हो गया मेरा आई थिंक 6.2%। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6.2% हो गया। ठीक है, अब देखो इनफॉर्मल मार्केट के अंदर जो रिटर्न है वो 6.2% है, और जो फॉर्मल मार्केट के अंदर जो रिटर्न है वो कितना है जी, वो 10% है। तो क्या मैं यहां तक जाऊंगा, क्या मैं इतने, अब एक बात ये, दूसरी चीज ये जो लोन साइज था ये 50 to 99 का लोन साइज था, और ये 100 टू, ये था 100 टू 149 का। तो क्या मैं इस वाले लोन साइज में जाऊंगा? नेवर, बिकॉज अगर मैं लोन साइज 100 टू 149 की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, मुझे कम रिटर्न मिलेगा। तो इट मीन्स व्हाट, कि मुझे जो लोन साइज पे रहना है, मैक्सिमम जो लोन साइज हो जाएगा वो, पहली बात तो लोन साइज वाला इंटरवल ये वाला रहेगा, और जो मैक्सिमम लोन साइज रहेगा वो 99 रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कौन सा वाला रहेगा? 99। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में आप बस इतना लिख देना कि द मैक्सिमम loan size, the maximum loan size should be 99 because this is the only loan amount that provide higher return. इट डजंट मैटर डिफॉल्ट था या नहीं था, लेकिन ये पर रिटर्न था। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। ये फिर वो कहते हैं क्वेश्चन, इसके बी पार्ट को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फॉर व्हाट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल लोन इन दिस कैटेगरी बी ऑफर्ड। क्या मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा अगर 250 से 300 वाला रेट हम लोग लेते हैं? 250 300 वाला ये वाला है, और यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क कितना है जी? ठीक है जी, कितना है डिफॉल्ट रिस्क? 30%। तो नॉट डिफॉल्ट रिस्क कितना हो गया? 70%। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा सेम आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया है। कंपेयर करना चाहिए आपको फॉर्मूले में। ठीक है, कंपेयर करना है आपको फॉर्मल, मतलब फॉर्मल मार्केट का रिपेमेंट अमाउंट, ठीक है, एंड विद द इनफॉर्मल मार्केट का रिपेमेंट अमाउंट। ठीक है, तो मैं अगर कंपेयर बेसिकली फॉर दी, मतलब इसी स्टेटमेंट के लिए जो उन्होंने पूछा है, तो आपको क्या करना है, कंपेयर दी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मार्केट रिटर्न। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, L इज सेम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपेमेंट इनटू 1 प्लस का I एग्जैक्टली इक्वल्स टू
एग्जैक्टली इक्वल्स टू एल, ठीक है। एंड ये तो गाइस पूरे डे पे हो ही रहा है। फॉर्मल देखो गाइस, दिस इज द इनफॉर्मल मार्केट। कैसे पहचानू, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई लिया है, क्या लिया मैंने यहाँ पे आई, एंड दिस इज द फॉर्मल मार्केट। एल इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस का आर, आई डिनोट फॉर इनफॉर्मल मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर डिनोट फॉर फॉर्मल मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इससे क्या हूं तो इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। प्रोबेबिलिटी वहां क्या दे रखी थी, हाँ जी 30% ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की 30% थी, तो नॉट डिफॉल्ट की इतनी हो गई 70%, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0.7 एंड 1 प्लस का आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस का आर कितना दे रखा था, फॉर्मल मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा था। ध्यान रखना का, तो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने आपसे ये पूछा है, उन्होंने पूछा है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल लोन्स इन दिस, ठीक है, ये पूछा है उन्होंने आपसे, ठीक है। और ये जो डिस्कशन दे रखे है ना, ये आपको इनफॉर्मल मार्केट का दे रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनफॉर्मल मार्केट का पूछा जा रहा है आपसे, इस चीज को दिमाग में रखना। फॉर्मल मार्केट का नहीं, वो तो गिवन है, वो तो 10% है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। ये 0.7 1 प्लस का आई और ये 1.1 और ये हो गया आई इज इक्वल्स टू 1.1 अपॉन में 0.7 माइनस का 1। गाइस इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, मैं भी फोन में सॉल्व कर लेता हूं इसको, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये जो मेरे पास आ रहा है क्या था, हाँ मेरे पास आ रही है 0.5 मतलब 1.57 आ रहा था, तो इट इज बेसिकली जब मैंने 1 माइनस कर दिया तो 0.57 आ रहा है, दैट इज 57%, ओके 57% गाइस, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 57% आ रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट भी सॉल्व, ठीक है। तो ये 6 नंबर का था जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ओके। अब गाइस मैं आगे बात करता हूँ इस पेपर में। गाइस मैंने देखो न्यूमेरिकल के साथ साथ जनरल डिस्कशंस भी किए हैं। हम अब अगर आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक बार थोड़ा सा समझ लेना। कहते हैं व्हाट इज द रैशनल ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन। गाइस नोट्स में सब कुछ है, नोट्स में एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के बारे में दे रखा है, प्लीज इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो गाइस जो भी थ्योरेटिकल है सारा नोट्स में है, इसलिए मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाले भी पढ़वा रहा हूँ, रीड करवा रहा हूँ कि जब आप इसको करो तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। रूरल क्रेडिट मार्केट पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जितने नोट्स है एक बात रीड कर लेना, उसमें सब दे रखा है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है, एक एक चीज उसके अंदर दे रखी है, ठीक है। और एक बात और दिमाग में रखना, क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए छोड़ने भी, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। 7 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना ये वाले जो कोई ईयर वाले होते हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अब देखो अगर आप जनरली अगर आप इसको पढ़ते हो, हाउ डिड द ट्रिमर्स ऑफ फॉल्ट लाइन, तो नो डाउट ये फॉल्ट लाइन वाला आर्टिकल है, नोट्स में है, आप इसको रीड करेंगे तो ये तो चलो सॉल्व हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। लेकिन ये जितने भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपको कंट्रीज के बारे में होता है, ये आपके व्यूज पर बेस्ड होते हैं, व्यूज पर कि भाई आप क्या सोचते हो, इनका सिलेबस से कुछ खास लेना देना नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी कभी ऐसा करते हैं, वो कुछ चीजें ऐसी भी दे देते हैं जो सिलेबस से बाहर होती है। फिर प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, मतलब जबरदस्ती वाले ज्यादा इंटेलिजेंट, देन दे अज्यूम दैट कि सिलेबस में रहा होगा बट हमने पढ़ा नहीं उसको, नहीं गए, वो सिलेबस से बाहर की चीज थी। इन केस कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो छोड़ने वाले भी है। 5 अटेम्प्ट करने हैं और आपके पेपर में 8 क्वेश्चंस आए हैं, तो गाइस इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो 3 क्वेश्चन हमारे उन पार्ट से हो सकते हैं जिनको हम पहले से डिसाइड हो कि भाई ये चीज नहीं करके जानी, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल से मैंने आपसे डिस्कस किए 2019 में, ऐसे गाइस मैं आपसे 2018 का भी न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ इसकी अगली क्लास में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।